गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम नेक्स्ट डे में हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा +2 क्लास में जो +2 क्लास के 12वीं के विद्यार्थी हैं वो हमारा टॉपिक चला हुआ है लेसन नंबर 2 खेल एवं पोषण, खेल स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो +2 क्लास में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आहार के पोषक घटक। जो आहार है उसके पोषक घटक कौन कौन से हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि आहार हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, पोषक तत्व कौन से हैं। तो वही है जैसे कि आहार के पोषक घटक वे घटक हैं जो ऊर्जा तथा कैलोरी प्रदान करने में योगदान देते हैं। कि आहार हमें ऊर्जा और कैलोरी हमें जिस भी तत्व से मिलती है उसको उस आहार के पोषक घटक बोला जाता है। आहार में वे विभिन्न पोषक घटक होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले वही उसी प्रकार से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और विटामिन। लास्ट टॉपिक में हमने इनके बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत बता देता हूं कि प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है खाद्य पदार्थ में सर्वोत्तम पदार्थ। प्रोटीन से जीव द्रव्य का निर्माण होता है जो जीव कोशिकाओं का आधार होते हैं। प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें 2 प्रकार से, पशु स्रोत और वनस्पति स्रोत। जो हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है, वनस्पति स्रोत और पशु स्रोत। कि जो पशु स्रोत है जैसे पशु प्रोटीन से पशुओं से प्राप्त होता है और वनस्पति प्रोटीन से। कि पशु से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन को पशु प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन हमें अंडा, दूध, मांस, मछली, मीट, दूध से बनी हुई वस्तुओं से प्राप्त होता है। जैसे दही, पनीर आदि में जो पशु प्रोटीन वह पाया जाता है। उसके बाद में वनस्पति प्रोटीन, वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन अनेक प्रकार की दालों, सोयाबीन, तिल, सरसों, मूंगफली, मेवे और अनाजों में पाया जाता है। कि जो पशु प्रोटीन है वो हमें दूध, दही आदि वगैरह पदार्थों से प्राप्त होता है और वनस्पति तो जैसे दाल, तिल, सोयाबीन, मूंगफली आदि स्रोतों से प्राप्त होता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स आपको कल भी लास्ट टॉपिक में बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 मिश्रण से बना हुआ है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों के मिश्रण से कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक यौगिक है जो कई तत्वों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में यह कहाँ से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट्स अनेक प्रकार के स्रोत है जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, दाल और चने में पाया जाता है। सूखे मटर, सोयाबीन, मीठे फल में अधिक मात्रा में होता है। यह इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स खजूर, अंगूर, खुमानी, अंजीर, अखरोट आदि में जो किशमिश है आदि में काफी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में वसा भी हमें पशुओं और वनस्पति से प्राप्त होती है। जो वसा है इसके भी 2 स्रोत हैं। कि वसा भी भोजन का एक अत्यंत आवश्यक रूप है। वसा एक रासायनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है। ये भी एक तीनों के मिश्रण से बनी होती है।
शरीर में जिस वसा का प्रयोग नहीं हो पाता वह वसा शरीर में जमा हो जाती है, जिसके कारण शरीर के अंग कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते। यदि भोजन में वसा की कमी हो तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कुछ स्तर पर वसा में बदल दिए जाते हैं। तो वह जो वसा है वह पशुओं से कहाँ से प्राप्त होती है? वसा की प्राप्ति हमें पशुओं से भी होती है, जैसे घी, मक्खन, दही, मछली का तेल, दूध, पनीर, मांस, अंडा आदि जो पशुओं से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में वनस्पतियों में भी वसा प्राप्त होती है, जैसे सूखे मेवे, तिल, नारियल, सोयाबीन, अनाज, सरसों का तेल, असली बिनोले आदि। उसके बाद में विटामिन आता है कि विटामिन भी हमारा भोजन का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। यह स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं। और कल लास्ट टॉपिक में हमने बताया गया था कि विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, और ये इनकी कमी से अलग अलग रोग होते हैं। और ये निम्नलिखित कई प्रकार के इसके प्राप्ति के साधन हैं। ये लगभग हरी सब्जियों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसी ही इसी प्रकार 2 प्रकार के होते थे, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। उसके बाद में खनिज लवण भी बताया गया था कि खनिज लवण हमारा एक और था, ये खनिज लवण 5 टॉपिक थे हमारे, जो हमारा आहार का पोषक तत्व है। इसके जो हमें खनिज लवण है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम, सल्फर आदि से पाए जाते हैं। उसके बाद में यह था कि जो हमारे आहार के पोषक तत्व हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं। अब हमारे आहार के गैर पोषक तत्व कौन से? आहार के गैर पोषक तत्व कौन कौन से हैं कि इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आहार के गैर पोषक घटक या तत्व वे तत्व होते हैं जो कैलोरी अथवा ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते, जो हमें जो कैलोरी या ऊर्जा है वो नहीं प्राप्त करवाते, और जो प्राप्त करवाते हैं वो आहार के पोषक तत्व, और जो नहीं करवाते वो गैर पोषक तत्व। फोक अथवा फाइबर, पानी, रंग, सुगंध, फफूंदीनाशकों के अवशेष इत्यादि जैसे हजारों ऐसे गैर पोषक घटक हैं जो हम आहार में लेते हैं। वास्तव में आहार के बहुत गैर पोषक तत्व होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यद्यपि आहार में लेते हैं, वास्तव में आहार के बहुत से गैर पोषक तत्व है जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यद्यपि आहार में बहुत से ऐसे गैर पोषक तत्व भी होते हैं जो अभी मिलना प्रारंभ हुए हैं। बहुत से ऐसे फाइबर, फाइटोरसाइन भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं तथा हानिकारक भी हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कैंसर जनकों अथवा बढ़ावा देने वाले तत्वों की रोकथाम भी करते हैं। गैर घटकों तथा व्याख्या नीचे दी गई है। सबसे पहले आता है इसके जो हम बात कर लेते हैं गैर पोषक तत्व फाइबर तथा फोक। उसके बाद में जल 1, 2, रंग यौगिक, स्वाद यौगिक, तो हमारे ये गैर पोषक तत्व हैं। जैसे फाइबर तथा फोक। फाइबर तथा फोक का कोई पोषक महत्व नहीं होता, इसीलिए इसे आहार के गैर पोषक तत्वों में शामिल किया जाता है। फाइबर या फोक भोजन का अपापचीय भाग होता है, यानी बिना पचने वाला। यह भी कहा जा सकता है कि इसमें मनुष्य की आंतों के द्वारा प्राचित नहीं किया जा सकता। इसमें पानी शामिल होता है। यह भोजन के परिणाम को बढ़ाने के द्वारा आंतों के कार्य में सुधार करता है कि यह भोजन को बढ़ाने में जो हमारी आंत है, 2 प्रकार की आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसको भोजन को पहुंचाने का कार्य भी करता है। यही बड़ी आंत के विकारों को ठीक करने में सहायता करता है। यह कब्ज को दूर भी करता है। फोक को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील फोक पानी में घुल जाते हैं और अघुलनशील फाइबर जो है पानी में नहीं घुलते।
घुलनशील फाइबर ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को कम करता है तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसीलिए यह स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो फाइबर है यह हमें गेहूं, ताजे फल, जड़ों वाली सब्जियां, मीट के संयोजक ऊतक यानी जहां से भी हमें मीट वगैरह प्राप्त होता है, मछली आदि फाइबर के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। उसके बाद में जल भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। रक्त में लगभग 90% जल हमारे शरीर में पाया जाता है और यह लगभग 2% शरीर के भार को छोड़ देता है। शरीर में जल की कमी की पूर्ति जल पीने के द्वारा तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने से हो सकती है। और आपको पता है यह जैसे इसके मुख्य विसर्जन विभागों जैसे मूत्र, विष्ठान, पसीना तथा सांस छोड़ने के दौरान निकाले गए जल वाष्पों द्वारा हमारे शरीर से यह बाहर निकल जाता है। उसके बाद में रंग यौगिक, नंबर 3 पे आता है हमारा रंग यौगिक। ये भोजन अथवा आहार के रंग द्रव्यों के विस्तृत पर्यावर्तन द्वारा अधिक सूक्ष्मवर्धक तथा देखने में आकर्षक बनाया जाता है। फलों तथा सब्जियों में प्राकृतिक रंग द्रव्य पाए जाते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पादों तथा अनाजों के रंग फलों तथा सब्जियों के रंग की अपेक्षा कम चमकीले होते हैं। फल तथा सब्जियां लाल, संतरी, पीले, हरे रंग आदि रंगों की हो सकती है। तो इसको रंग यौगिक कहा जाता है कि अनेकों प्रकार की सब्जियां, कोई लाल है, पीली है, हरी है, अलग सभी के प्रकार अलग अलग है। उसके बाद में स्वाद यौगिक जो स्वाद के तौर पर लिए जाते हैं कि पोषक गैर पोषक दोनों ही तत्वों से स्वाद उत्पन्न किए जाते हैं। कई बार यह ज्ञान कर पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है कि किसी विशिष्ट स्वाद का स्रोत क्या है। अम्लीय भोजन का स्वाद खट्टा जबकि अक्षरीय भोजन का स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये है कि जो हमारे आहार के पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व कौन कौन से हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भार नियंत्रण। भार नियंत्रण BMI कि जो भार नियंत्रण है उसको आप भोजन के तौर पर किस प्रकार रख सकते हैं। इसके तौर पे आपको समझाया जाएगा कि आपका भार ऊंचाई के हिसाब से कितना होना चाहिए और अगर आपका फैट वगैरह भार वगैरह ज्यादा है तो आपके अंदर मोटापा है या कमजोरी है, वो सारा का सारा बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा समझाया जाएगा। जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है BMI बॉडी मास इंडेक्स कि देखते हैं बात कि जो भार है स्वस्थ या उचित भार का अर्थ है वह भार जिस पर कोई व्यक्ति बिना किसी बीमारी के भय के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। भार उसको कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई बिना बीमारी के स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, वह भार या स्वस्थ भार का अर्थ कहलाता है। कि उचित भार के साथ एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति उचित भार वाला है, चाहे वह कम हो या अधिक, वह स्वस्थ जीवन नहीं कर पाता। अगर कोई पूरा परफेक्ट है, फिट है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से पूरा फिट है और कोई बीमारी से ग्रस्त है तो अपने भार को नियंत्रण नहीं कर सकता। तो उसके बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार बताया गया कि स्वस्थ भार वह भार होता है जो 19 से 25 BMI के बीच होता है। अगर आपका BMI 19 से 25 है तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो के बीच होता है यदि किसी वयस्क का भार 25 से 29 के बीच में हो तो वह अधिक भार हो सकता है। अगर आपका भार 25 से 29 BMI के बीच है तो आपका भार आपके जो वेट है, हाइट है, उससे ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं कि साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि यह स्वस्थ भार वह भार है जो हृदय रोगों, आघातों, रक्तचाप तथा मधुमेह के खतरों को कम करता है। BMI इसका फॉर्मूला है कि जो हम ये है इसको कैसे निर्धारित करते हैं।
इसके लिए बीएमआई का फॉर्मूला है कि शरीर का भार किलोग्राम में बटा में ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई को हम मीटर में और इसका पावर 2। तो हमारा इसका मतलब हो जाता है कि भार बटा में ऊंचाई गुना ऊंचाई, कि आपका जितना भी वेट है उसको डबल, जितनी भी आपकी हाइट है आपकी, उसको डबल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका अगर बीएमआई इसके बीच में आता है तो आपका भार बिल्कुल ओके है। अगर ज्यादा आता है तो आपका भार बॉडी वेट कुछ ज्यादा है। उसके बाद में कि जो स्वस्थ भार को नियंत्रण करने के तरीके क्या क्या हैं, कि जो हमारा भार है इसको नियंत्रण करने के तरीके क्या क्या हैं। इसके बाद में कि उचित लक्ष्य नंबर 1 आता है, उचित लक्ष्य निश्चित। नंबर 2 भार की अपेक्षा स्वास्थ्य और बल, कैलोरीज में कमी, कैलोरीज में कमी और सहायता ले, यौगिक व्यायाम, रासायनिक भोजन, और बार बार बढ़ाएं। तो सबसे पहले बात आती है, इसके 10-12 टॉपिक हैं कि जो उचित लक्ष्य निश्चित करें, कि शरीर के भार को कम करने के लिए आपको उचित लक्ष्य निश्चित करना चाहिए, अर्थात आप कितना भार कम करना चाहते हैं यह निश्चित करना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपका बॉडी वेट कुछ ज्यादा है तो आप यह निश्चित कर लें कि आपने कितना 10 केजी या 15 केजी, 20 केजी या 5 केजी की आपने जो वेट है वो लॉस करना है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद में भार की अपेक्षा स्वास्थ्य पर बल दें। नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा कि भार की अपेक्षा आप स्वास्थ्य पर बल दें। अगर आपका स्वास्थ्य फिट होगा तो आप अपने भार को कम कर सकते हैं। कि यह एक भलीभांति जाना हुआ तथ्य है कि अभ्यास या प्रदर्शन की अपेक्षा स्वास्थ्य के लिए भार को कम करना युक्ति संगत या तर्क संगत लक्ष्य निश्चित करना अधिक आसान होता है। स्वास्थ्यिक पुष्टि से आपको बॉडी मास इंडेक्स में 18.5 से 29 यानी 24 की रेंज के बीच बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एक पुरुष को अपनी कमर का माप 40 इंच से कम होना चाहिए तथा यदि आपकी एक स्त्री है तो उसकी कमर लगभग 35 इंच से कम होनी चाहिए। उसके बाद में कैलोरीज में कमी। नंबर 3 आपका हमारा कैलोरीज में कमी, कि आपकी जो कैलोरीज है यह यदि आपके शरीर का भार आवश्यक या जरूरी स्तर को पार करना प्रारंभ कर दे तो उसको पथ पर वापस आने के लिए उपयुक्त भोजन तैयार करें। लागू करने के लिए यह भोजन सामान्य होता है, बस इसके लिए केवल 100 कैलोरीज प्रतिदिन के हिसाब से कम कर लें। इस प्रकार आप अपने लक्ष्य पर भार वापस आ सकते हैं। कि कैलोरीज जो भी आप कैलोरीज कोई भी भोजन वगैरह करते हैं, हमें लगभग 4000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, तो हम उस कैलोरीज को भी कम कर सकते हैं अगर अपना भार को नियंत्रण करना चाहते हैं। उसके बाद में
कि हमारा यौगिक व्यायाम, आप योग व्यायाम डेली प्रतिदिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह व शाम को डेली प्रतिदिन यौगिक क्रियाएं करें, यौगिक अभ्यास करें, व्यायाम करें, सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह, रनिंग वगैरह करें, और जो भी हो सकता है जितना भी आप आसन ग्रहण करें। उसके बाद में वसा युक्त भोजन से बचना, कि यदि आप भार को कम या बनाए रखना चाहते हैं तो आपको आहार में वसा युक्त भोजन नहीं होना चाहिए, अथवा वसा युक्त भोजन से हमेशा दूर रहे। वसा में कैलोरीज की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके बाद में जंक फूड, जो जंक फूड वगैरह है आजकल क्या है, जो चटपटी चीजें हैं कुछ ज्यादा चली हुई है, इनसे जितना हो सके दूर रहें। जैसे बर्गर है, चाउमीन है, इनसे ज्यादा से ज्यादा जो भी तली हुई चीजें हैं इनका सेवन ना करें, ये भी भार का एक कारण है। उसके बाद में कि अधिक पोषण से बचें। कोई अधिक पोषण है या यानी अगर आप कोई भी व्यक्ति है, अगर आप उसको कम भोजन खिलाएंगे तो वो है अच्छा फिट होगा। अगर आप अत्यधिक जरूरत से ज्यादा भोजन आप करेंगे तो आपके जो भी स्टोमच है उसके अंदर गड़बड़ाएगी, छोटी आंत बड़ी आंत में पचना भोजन थोड़ा सा कठिनाई महसूस करेगा, जिससे आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। कब्ज की शिकायत भी रह सकती है और अन्य वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो उसके जो ये टॉपिक था हमारा कि जो स्वस्थ भार है उसको आप किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, जो आपका भार है वो उसको आप किस प्रकार से एक्यूरेट लेवल पे ला सकते हैं, और इसको नियंत्रण करने के आप जो भी तरीके हैं उसको आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक था कि जो हमारे आहार के पोषक तत्व, गैर पोषक तत्व कौन कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए, और जो भार को आप नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, कि भार क्या होता है और इसको आप किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद।